अरे क्या किए हैं आप लोग जी? क्या हुआ? क्या हो गया? क्लास लाइव है? दोबारा लगाएं? अपने कट गया था। आ रहा है? फिर से मैसेज डलवा दीजिए। मैसेज फिर से डलवा दीजिए। 1 मिनट में 5 गो फोन आता है। यहाँ पे कमेंट दीजिए 2 मिनट के लिए। लाइव हो गया? लाइव है? चलिए, देखिए लाइव कट गया था। नया सिस्टम है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। कमेंट हटाइए हटाइए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जो आपको बिंदुसार थे, बिंदुसार के विषय में हम आपको बता रहे थे कि बिंदुसार को कई नाम भद्रसार, वारीसार, अमित्रघात, सिंह इत्यादि से जाना जाता है। इनकी माता दुर्धरा थी। इन्हें योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। इनके शासनकाल को जब आप पढ़ेंगे तो ये जो है धार्मिक तौर पर आजीवक संप्रदाय को माना करते थे। धार्मिक तौर पर आजीवक संप्रदाय को माना करते थे। आपने पढ़ा होगा जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के साथ मखलीपुत्र गोसाल तपस्या कर रहे थे। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना करी। और जब मखलीपुत्र गोसाल को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, वही आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानते थे। और एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है दिव्यावदान। एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान इस बात का विवरण देता है कि पिंगल वत्स नामक आजीवक विद्वान, पिंगल वत्स नामक आजीवक संप्रदाय के संत इनके दरबार में रहते थे। बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार के दरबार में जो है पिंगल वत्स रहता था। पिंगल वत्स, पिंगल वत्स बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगल वत्स बिंदुसार के दरबार में रहता था। और पिंगल वत्स आजीवक संप्रदाय को मानते थे और ये बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार काफी भोग और विलासी प्रवृत्ति का था। कैसे हम यह बात कह सकते हैं कि बिंदुसार काफी भोग और विलासी प्रवृत्ति का था? इस आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि बिंदुसार भोग और विलासी प्रवृत्ति का था क्योंकि सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से, सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से बिंदुसार ने सूखी अंजीर, अंजीर एक प्रकार का फल होता है, मदिरा, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग किया। सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग किया, जिसमें सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम ने इन्हें सूखी अंजीर और मदिरा तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। और दार्शनिक भेजने से इनकार करते हुए एंटीओकस प्रथम ने यह कहा कि यूनानी कानून दार्शनिक भेजने की अनुमति नहीं देता है, और यूनानी कानून दार्शनिक भेजने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए हम दार्शनिक भेज नहीं सकते हैं, दार्शनिक नहीं भेज सकते हैं। लेकिन एंटीओकस प्रथम ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर इनके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जिस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें
तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया था और फिर इनके दरबार में यानी बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत बनकर डायमेकस आया था। कौन आया था? डायमेकस। जिस कारण डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार बना और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर राजदूत बनकर आया। उसी प्रकार से बिंदुसार के समय राजदूत बनकर कौन आया? डायमेकस। डायमेकस। इसलिए सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी डायमेकस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डायमेकस। सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस। यह बात समझ में आया? अब आइए तो इसके अलावे एक तो इन्होंने जो वस्तु की मांग की है, इन्होंने जो वस्तु की मांग की है, मान लिया जाए कि आप अपने दोस्त से मांग किससे किया जाता है? अपने समकक्ष से मांग किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका दोस्त जो है जॉब में है। अब आप अपने दोस्त को कह रहे हैं तुम जॉब में हो, बिहार से बाहर हो, बिहार में शराब नहीं मिलता, शराब लेते आना, पिएंगे दोनों दोस्त बैठ करके। तो इसका क्या मतलब होगा? आप पियक्कड़ हैं, यही ना मतलब होगा। अब वही मान लिया जाए कि आपका दोस्त बाहर में रहता है, दिल्ली में रहता है, आपका दोस्त आ रहा है तो आपके 5 गो पब्लिकेशन का किताब जो है बोले कि किताब लेते आना। तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब आप पढ़ाकू हैं, पढ़ने वाले हैं। मतलब मांग कर रहा है, शराब की मांग कर रहा है, अंजीर की मांग कर रहा है, मतलब शराब के साथ चखना। पीते हैं शराब? नहीं पीते हैं? आप लोग पीते हैं? पीते हैं? कुछ लड़की तो बोल रही हाँ पीते हैं। बिहार में शराब बंदी है, नहीं पता है? शराब बंदी है ना जी। बिहार में शराब भगवान भगवान वाला स्थिति है शराब का। जैसे भगवान दिखते कहीं है लेकिन है हर जगह, वैसे ही शराब है, दिखता बिहार में कहीं नहीं है लेकिन है सब जगह। अब सुनिए, इसके बाद जो है बिंदुसार। देखिए बिंदुसार के पिता जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। और आप याद कीजिए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, इतना बड़ा साम्राज्य था। तो एक बात आप स्वयं सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा साम्राज्य था, अब पिताजी के पास जो है वो अपने पुत्र के नाम ही ना दे करके जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो एक विशाल साम्राज्य बिंदुसार को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य तो एक विशाल साम्राज्य जो है आपको बिंदुसार को दे दिए। बिंदुसार लेकिन उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। बिंदुसार के समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में इधर तक्षशिला के क्षेत्र में जो है विद्रोह होने लगा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला के क्षेत्र में विद्रोह होने लगा था। इस विद्रोह को बिंदुसार दबाने में असफल रहे। बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। किसे भेजा? सुसीम। सुसीम को भेजा। सुसीम पहुंचा। सुसीम भी अयोग्य था। सुसीम अयोग्य था। सुसीम तक्षशिला पहुंचा लेकिन विद्रोह को सुसीम दबा नहीं सका। विद्रोह को सुसीम दबा नहीं सका। और जब सुसीम विद्रोह को दबा नहीं सका तो बिंदुसार ने फिर अशोक को भेजा। किसे भेजा? अशोक। अशोक को भेजा। अशोक विद्रोह को दबाने के लिए गए और अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। तभी यह साबित हो गया कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी सुसीम नहीं बनेगा बल्कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। लेकिन जो हमारी परंपरा रही है, जो भारत की परंपरा रही है, भारत की परंपरा यह रही है कि भारत में हमेशा उत्तराधिकारी बड़ा संतान बनता है। उत्तराधिकारी कौन बनता? बड़ा संतान। तो बिंदुसार का बड़ा संतान था सुसीम। बिंदुसार का बड़ा संतान कौन था? सुसीम।
तो बिंदुसार यह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुसीम बने। कौन बने? सुसीम। और बिंदुसार ने इस बात की घोषणा भी कर रखी थी कि हमारा उत्तराधिकारी हमारा पुत्र सुसीम ही बनेगा। लेकिन गद्दी किसको प्यारा नहीं है? मोदी हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, गद्दी हर किसी को प्यारा होता है। गद्दी हर किसी को प्यारा होता है। तो अशोक को भी गद्दी प्यारा था। ऐसा नहीं था कि अशोक जो है एकदम उनको कुछ इच्छा ही नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। गद्दी बहुत प्यारा था अशोक को। बिंदुसार घोषणा कर दिया हमारा उत्तराधिकारी सुसीम बनेगा। और इसके बाद बिंदुसार का निधन हो गया। बिंदुसार के निधन होने के बाद राज दरबार में सुसीम को गद्दी पर बैठाने के लिए तैयारी होने लगी। लेकिन अशोक सुसीम की हत्या कर दी। अशोक सुसीम की हत्या कर दी गद्दी पर बैठने से पहले, रास्ते से हटा दिया एक प्रकार से, और कहा अब तो बड़का है ये न। और जैसे अशोक अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी, अब आप स्वयं इस बात को सोचिए। जैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जाकर पढ़ेंगे तो एक अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी का अपना माय बाप मर गया था और उसका चाचा जो है उसका पालन पोषण किया। अब बाद में जाकर अपनी बेटी से ब्याह कर दिया, मतलब शादी भी कर दिया, दामाद भी बना लिया। और वही अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त कर लिया। मतलब अब दरबारी देखे कि जब ये अपने चाचा ससुर का नहीं हुआ तो मेरा खाक होगा। तो वही बात अशोक में देखा गया कि जो मौर्य साम्राज्य के दरबारी थे उन्हें लगा अशोक इतना महत्वाकांक्षी है कि जब अपने भाई को मार दिया है तो दरबारी का खाक होगा। सब दरबारी अशोक से डरने लगा। अशोक अपने प्रारंभिक दिनों में, अशोक अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में सही दृष्टिकोण से याद नहीं किया जाता है। अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाया तब उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। जैसे महात्मा गांधी को आप देख लीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले तक महात्मा गांधी चोर, उचक्का, खैनी खाने वाला था। महात्मा गांधी अपने जीवन में कौन ऐसा पाप है जो नहीं किए? महात्मा गांधी के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हर पाप अपने जीवन में किया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपप्पा। तो देखिए, इतिहास कभी भी सिर्फ आपके एक पक्ष को नहीं देखता है, इतिहास आपकी उपलब्धियों को देखता है। इतिहास आपकी उपलब्धियों को देखता है। तो गांधी जी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। गांधी जी की उपलब्धियां की कोई कमी नहीं है। उन उपलब्धियों के सामने उनकी जो नाकामी है वो दब गया है। जैसे मान लिया जाए कि आप एकदम पटना में सामने में चाय दुकान है, इसी चाय दुकान पर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में बैठते थे, समझिए। बस सामने में जो है किसका, शंकर का चाय दुकान है, कुछ नाम है, ठीक है, जिसका भी है, बैठते थे हम लोग। तो देखिए, मतलब उस टाइम के लिए तो नालायक ही थे हम भी। सब कहता था भर दिन चाय दुकान पर बैठता है, क्या पढ़ेगा, समझ गया। तो देखिए, जब तराजू पर तौला जाता है ना, आपकी अच्छाई बुराई दोनों दिया जाता है। जिसका पल्ला भारी होता है इतिहास उसको याद रखता है। अगर बुराई का पल्ला भारी है तो बुराई के तौर पर आपको याद रखेगा, अच्छाई का पल्ला भारी है तो अच्छे तौर पर जो है आपको याद करेगा। तो अशोक इस प्रकार से एक ऐसे शासक हुए जो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी, और सुसीम की हत्या करके जो है अशोक गद्दी प्राप्त किया। फिर अशोक शासक बने। अब हम लोग अशोक के विषय में विस्तार पूर्वक देखेंगे। अशोक काफी व्यापक है। अशोक का जो शासन काल है 272 ईस्वी पूर्व से 273 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
272 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 232 ईस्वी पूर्व। तो आइए हम लोग अब अशोक की चर्चा करते हैं, अशोक को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार बिंदुसार हम लोग याद कर ले, 2 मिनट में तो क्लियर हो जाएगा। बिंदुसार में कुछ है, कुछ ना है, समझ गए? अच्छा बता देना, वो मिस्र का शासक फिलाडेल्फस तृतीय भेजा था इनके दरबार में। बताइएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना है? अमित्रघात इन्हें कहा जाता है, भद्रसार, वारीसार, सिंहसेन, ये सब इनकी उपाधि है, हाँ या ना? है ना? चलिए, अच्छा बिंदुसार कौन धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय को ना। बिंदुसार कौन संप्रदाय को कौन संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र। मखलीपुत्र आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल ना। अच्छा, एक संत था आजीवक संप्रदाय का, उसका नाम था पिंगलवत्स। क्या नाम था? पिंगल। पिंगलवत्स किसके दरबार में? पिंगलवत्स किसके दरबार में? बिंदुसार ना। किन्हें इतिहास में योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा, किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? चलिए, इसके बाद मौर्य वंश के किस शासक के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह किसके समय? और तक्षशिला में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसे भेजा? किसे भेजा? क्या सुसीम विद्रोह को दबा पाए थे? नहीं ना दबा पाए थे। इस विद्रोह को किसने दबाया? किसने दबाया? अशोक ने दबाया ना। अच्छा, डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस किसके दरबार? बिंदुसार ना हो, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसके बाद आगे आप हमको बताएंगे कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? और इसके बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? अशोक। बता देते हैं तो अंग्रेजी होता है, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अशोक को एक तो कई नाम से जाना जाता है। अशोक को हम लोग अशोक कहते हैं, मगध सम्राट कहते हैं, मगध सम्राट कहते हैं। फिर अशोक को करमोली कहते हैं। फिर अशोक को अशोक वर्धन कहते हैं, अशोक वर्धन कहते हैं। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं। ये सब अशोक के नाम है। ये सब क्या है? अशोक के नाम। अशोक के शासनकाल की ऐसे बहुत सारी विशेषता, अनेकों विशेषता है अशोक के शासनकाल की। लेकिन उन विशेषताओं में जैसे आप ही है, तो आपके भीतर बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप अपनी विशेषताओं को समझते नहीं है। जैसे हनुमान जी को अपना पावर मालूम नहीं था, हनुमान जी को बताना पड़ा कि आप इतने बलशाली हैं। वैसे ही देखिए, हम नहीं कह रहे हैं ये बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद को जानते हैं ना आप लोग? हर युवा के आदर्श, हर युवा के मुंह पे स्वामी विवेकानंद का नाम है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का यह कहना था, इस संसार में कोई भी काम है, उस काम को कोई भी एक आम मानव कर रहा है, तो इस संसार के हर मानव में यह कैपेसिटी है कि वह भी उस काम को कर सकता। मतलब दरोगा कौन बन रहा है? आप ही में से ना कोई एक बन रहा है, हां या ना? अब जब आप ही में से कोई एक बन रहा है, तो क्या आप में बनने की कैपेसिटी नहीं है? हाय, आप अपनी कैपेसिटी को समझ नहीं रहे हैं। आपके भीतर इतनी कैपेसिटी है, आपके भीतर इतनी ऊर्जा है
कि आप अकेले जिस रोज आप अपनी कैपेसिटी को समझ गए ना, उस रोज आप अकेले इस संसार को हिला सकते, धरती को हिला सकते हैं। एक मानव के भीतर इतना कैपेसिटी होता है, समझिए। एक मानव अगर चाह ले तो वो धरती को हिला सकता है, इतना पावर होता है एक मानव में। आई दरोगा का परीक्षा है, बताइए, इतना पावर ना है आप में? एकदम है। आप अपने क्षमता को समझिए और गलत जगह पर एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। मतलब अब दोस्त के साथ नेतागिरी वाला बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि किताब कॉपी पढ़ना है। अब फेस्टिवल आया तो फेस्टिवल मना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, फेस्टिवल होता है गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश कर गया, मतलब जिसका शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा है, फेस्टिवल उनके लिए होता है। हम लोग, आप लोग जैसे बेरोजगार नालायक निकम्मा के लिए फेस्टिवल नहीं होता है। हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए फेस्टिवल का कोई मतलब ही नहीं है, फेस्टिवल का कोई रंग नहीं है। और आपके जीवन में अगर रंग है भी तो वो फोनी रंग है, नकली रंग है, नकली। सफल होने के बाद फेस्टिवल मनाना और सफल होने से पहले फेस्टिवल मनाना, दोनों में बड़ी अंतर है, आकाश जमीन का बहुत अंतर है, समझ गए? एक बार सब चीज त्याग दीजिए, मुश्किल से 1 साल त्यागी जीवन जी लीजिए। अरे महात्मा बुद्ध 6 साल तपस्या किए, महावीर स्वामी 12 साल तपस्या किए, गांधी जी 20 साल तपस्या किए। आपको क्या लगता है गांधी जी 20 साल तपस्या किए तब जाकर के गांधी बने? ऐसे कोई थोड़े बन जाता है जी। त्याग त्याग त्याग, सेक्रीफाइस हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। जो त्याग कर सकता है वो सफल हो सकता है, समझ गए? चलिए आइए, अब यहां पर जो अशोक है, अशोक के विषय में हम जाने तो अशोक को एक तो कई नामों से जाना जाता है। अशोक को मगध सम्राट, कर्मोली, अशोक वर्धन, देवनाम प्रियदर्शी। अशोक की यूं तो कई सारी विशेषताएं, लेकिन उन विशेषताओं में जो अशोक की सबसे बड़ी विशेषता थी वह अभिलेख जारी किया जाना। अभिलेख, अशोक ने अभिलेख जारी किया है, और अशोक ने जो अभिलेख जारी किया है ना, वह अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है। पूरे भारतवर्ष के भीतर सबसे पहले अभिलेख जारी करने वाला शासक अशोक है। एनसीईआरटी पढ़िएगा, रामशरण शर्मा का 11th का फर्स्ट पार्ट, 11th में 2 पार्ट है, पहला और दूसरा। पहला में जो है रामशरण शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास लिखे हैं, और दूसरा पार्ट में सतीश चंद्रा जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखे हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है, अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता अभिलेख जारी किया जाना। अशोक के अभिलेख, एक तो अशोक का शासन भारत में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान तक में अशोक का शासन था। अशोक का शासन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देश में था। तो अशोक के अभिलेख भारत में भी मिले हैं, पाकिस्तान में भी मिले हैं, अफगानिस्तान में भी मिले हैं। तीनों देश से अशोक के अभिलेख मिले, तीनों देश में अशोक के अभिलेख मिले हैं। और अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदर्शी नाम आया है। देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवता का प्यारा, देवता का प्यारा, ईश्वर का प्यारा। देखिए, जब कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा जीवन में, किसी मंदिर में चले जाइएगा, बाबा बन जाइएगा और बढ़िया बढ़िया उपदेश देने लगिएगा, अच्छा अच्छा बात कहने लगिएगा, समझ गए? सच सच बात कहिएगा शुरुआती दिनों में, बाद में झूठ जो मन होगा वो बोलिएगा ना, तब बाद में सब चलेगा। अच्छा करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है? तो जब कुछ नहीं होगा, देखिए एक बात यहां पर आप समझिएगा। देखिए, भारतीय इतिहास में वैसे कोई भी शासक जिसने अपने आप को ईश्वर से जोड़ कर रखा, ईश्वर से जोड़ कर रखा, देवीय शक्ति से जोड़ कर रखा, अल्लाह से जोड़ कर रखा, वे महान हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर अशोक, एग्जाम्पल के तौर पर कनिष्क,
एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एग्जाम्पल के तौर पर बलबन, पोलो वन बलबन, बलबन, ये सभी ऐसे शासक थे जो अपने आप को ईश्वर से जोड़ कर रखा, और इन शासकों ने अपने आप को ईश्वर का दूत कहा। ये लोग कहे ईश्वर हमको भेजे हैं अपना संदेशवाहक बना करके। जैसे अंग्रेज भारत आया, तो अंग्रेज क्या कहा, आप लोग सभ्य हैं, भगवान हमको भेजे हैं आपको सभ्य बनाने के लिए। अगर वो अंग्रेजी कहता कि हम आए हैं आपका शोषण करने के लिए, सीधे तौर पर अगर कहता, तो भारत का लोग कूट करके भगा नहीं देता। समझ गए? तो ये चीज है। तो अशोक ने अपने आप को देवनाम प्रियदसी कहा। देवनाम प्रियदसी का अर्थ होता है देवता का प्यारा, देवता का प्यारा या प्रिय। प्रिय का मतलब प्यारा ही होता है, प्यारा का मतलब प्रिय ही होता है, दोनों एक ही बात है। फिर पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। फिर एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है दीपवंश। क्या नाम है? दीपवंश। तो एक बौद्ध ग्रंथ जो दीपवंश है, दीपवंश में अशोक के लिए करमोली शब्द आया है। कौन शब्द आया है? करमोल। कौन शब्द आया है? करमोली। और देखिए जो मौर्य वंश है, हम आपको बता भी रहे थे कि आगे प्राचीन भारतीय इतिहास में जगह जगह जैन साहित्य की चर्चा आएगी, जगह जगह बौद्ध साहित्य की चर्चा आएगी, जगह जगह बौद्ध साहित्य की चर्चा आएगी, जैन साहित्य की चर्चा आएगी। क्योंकि शासकों ने जैन धर्म को अपनाया, किसी शासक ने जैन धर्म को अपनाया, किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अशोक का जो जीवन है वह कल्पना पर लिखा गया है। बौद्ध साहित्य में अशोक का जीवन कल्पना पर लिखा गया। कल्पना पर मतलब एक इमेजिनेशन किया गया है कि अशोक ऐसा किए होंगे। किए हैं या नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन पर लिखा गया अशोक ऐसा किए होंगे। बौद्ध साहित्य ही अशोक के ऊपर आरोप लगाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की है। बौद्ध साहित्य ऐसा आरोप लगाते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, लेकिन इसका कोई उचित प्रमाण नहीं मिला। इसका कोई उचित प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इस बात का प्रमाण है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। इसका प्रमाण है। लेकिन अपने 99 भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया है, इसका प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार जो है इस बात को मानते हैं। दीपवंश में अशोक के लिए करमौली, फिर अशोक के अभिलेख अलग अलग जगहों से मिले हैं। अशोक के अभिलेख अलग अलग स्थानों से मिले हैं। उसमें राजस्थान के भाबरू या बैराट नगर, राजस्थान के भाबरू या बैराट नगर से एक अभिलेख मिला है जिसको भाबरू या वेड़ाट राजस्थान से मिला है। भाबरू या वेड़ाट अभिलेख कहा जाता है। और इसमें अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। इसमें अशोक के लिए कौन नाम आया? मगध सम्राट। क्या नाम आया? मगध सम्राट। मगध सम्राट नाम आया। मगध सम्राट नाम आया। और फिर अशोक का अशोक नाम मौस्की गुर्जरा, मौस्की और गुर्जरा, मौस्की और गुर्जरा, मौस्की गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, ये सब में आया है। तो अशोक के लिए जो अशोक नाम है वह आपको मौस्की में आया है। मौस्की जो है गुजरात में है, सॉरी कर्नाटक में। मौस्की अभिलेख कर्नाटक, सॉरी मौस्की कर्नाटक में है, नेट्टूर कर्नाटक में है, उदयगोलम कर्नाटक में। मौस्की, नेट्टूर, उदयगोलम, ये सब अभिलेख है। देखिए ये सब जो है ना जगह है, ठीक है, ये सब क्या है? जगह। और इन जगहों से अशोक के अभिलेख मिले हैं। और जिन स्थानों से अशोक के अभिलेख मिले हैं ना, उस अभिलेख को नाम
वही दे दिया गया है। जैसे भाबरू, भाबरू क्या है? राजस्थान में एक जगह है, जगह के नाम पर जो है अभिलेख नाम दे दिया गया है। तो मौस्की में, गुर्जरा में, गुर्जरा एमपी में, गुर्जरा एमपी, मौस्की कर्नाटक, इसमें अशोक के लिए अशोक नाम आया है। तो यहां पर तो हमने अशोक के नामों की चर्चा की है कि अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है, अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी चर्चा यहां पर हमने आपके साथ की है। अब अशोक के प्रारंभिक जीवन के विषय में देखते हैं, अशोक के जीवन परिचय को देखते हैं, और इसके बाद फिर अशोक की धार्मिक नीतियां हो गई, अशोक की विस्तारवादी नीतियां हो गई, अशोक की युद्ध नीतियां हो गई, अशोक के अभिलेख हो गए। इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में इसी पाटलिपुत्रा में हुआ था, इसी पटना में हुआ था। अशोक की धरती है ये पटना, अशोक की धरती है ये पटना, इसी पाटलिपुत्रा में अशोक का जन्म हुआ था। और इसी पाटलिपुत्रा से अशोक ने पूरे भारत पर राज्य किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक के एक भी अभिलेख पाटलिपुत्रा से नहीं मिले। यह भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले अभिलेख अशोक ने जारी किया। अशोक के साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों से अभिलेख मिल रहे हैं, लेकिन उनका जो राजधानी नगर है वहां से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। आपसे पूछा जाता है यह क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से अशोक के कोई अभिलेख नहीं मिले हैं? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा, आंसर पाटलि। यह अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक भी अभिलेख नहीं मिला है। बहुत बड़ी बात है यह अपने आप में। कहने के लिए तो एक लाइन में हम कह दिए हैं। अशोक का जन्म हमने बताया आपको 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इनकी माता सुभद्रांगी थी, सुभद्रांगी, सुभद्रांगी इनकी माता थी। इनके पिता बिंदुसार थे। एक राज परिवार में जन्म लिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और अशोक की अगर बात की जाए तो पहले के जो राजा होते थे ना, पहले के जो राजा होते थे, चाहे कोई भी राजा पलट करके देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, बिंदुसार देखिए, अशोक देखिए, पुष्यमित्र शुंग देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय देखिए, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार देखिए, अजात शत्रु देखिए। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई भी शासक, प्राचीन भारतीय इतिहास क्या, पूरे इतिहास में कोई भी शासक देखिए, कोई भी राजा देखिए, सुल्तान देखिए, बादशाह देखिए, छत्रपति देखिए, शिवाजी, शिवाजी को कितना सम्मान के साथ हम लोग याद करते। शिवाजी की 7 गो बीबी थी, शिवाजी की 7 गो बीबी थी। अशोक को महान माना जाता है, एक नंबर का चरित्रहीन था अशोक। सॉरी अकबर, सॉरी अकबर, 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 अशोक नहीं अकबर, एक नंबर का चरित्रहीन था। समझ गए? मतलब हम बोले ना आपको, देखिए किसी भी इंसान के एक पहलू को देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। हमेशा जब इतिहास याद करता है ना, तो आपकी अच्छाई बुराई सब चीज को याद करता है। जिसका पल्ला भारी उसी रूप में आपको इतिहास याद करता है। तो मतलब आप सब चीज कीजिए, अरे जीवन एक बार मिला है, समझ गए? अब सब चीज कीजिए मतलब इन्हें जाकर के दारू पीने लगे ना। अरे महाराज, एक समय होता है जी, एक समय होता है। अभी आपका समय है पढ़ने का, पढ़ने का। अभी पढ़िए ना, पढ़ के नौकरी ले लीजिए ना, फिर जो करना होगा कीजिएगा। अभी पढ़ने का समय, अभी पढ़िए। मतलब अभी के विषय में नहीं बोल रहे हैं। मतलब अभी क्या मतलब यहां पर 2 साल, ठीक है, 1.5 साल 2 साल अभी आपके पढ़ने का समय है। बस 1.5-2 साल अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा,
समझ गए? अपनी ज्ञानेंद्रियों पर जो है 2 साल कंट्रोल कर लीजिए ना, सफल हो जाइएगा जीवन में। फिर जो मन होगा करते रहिएगा, कोई रोकने के लिए नहीं जाएगा। हम आपको यहां पर यह बात बता रहे थे कि अशोक अन्य शासकों की भांति ही अशोक का विवाह हुआ। अशोक की 5 पत्नी थी। कितनी पत्नी? 5 पत्नी थी अशोक की, 5 बीवी थी अशोक की। अशोक की जो 5 पत्नी थी, देवी, कारुबाकी, असंधिता, पद्मावती, तिस्यारक्षा, ये 5 पत्नी अशोक की थी। लेकिन अशोक अपनी 5 पत्नियों में से कारुबाकी से सबसे ज्यादा प्रभावित थी। कारुबाकी से सबसे ज्यादा प्रभावित अशोक क्यों था? कारुबाकी से अशोक सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए था क्योंकि कारुबाकी दयालु प्रवृत्ति की थी, दयालु, दयावान थी, दान दिया करती थी। मतलब राहगीरों को, गरीबों को दान दिया करती थी, दान। सामान्य तौर पर जो महिला होती है ना, आप लोग अपने पर नहीं लीजिएगा, आप लोग बहुत बढ़िया हैं। सामान्य तौर पर जो महिला होती है ना, वो अपना कोई सामान किसी दूसरे को नहीं दे सकती, समझिएगा। अपने परिवार के लिए वो बहुत बेहतर है, समझिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, समझिएगा। मतलब अगर घर में कुछ भी अच्छा है तो चाहेगी कि परिवार का ही कोई लोग खाए, कोई बाहरी जो है, कोई बाहरी को नहीं दे सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको वो घर में रख करके सराह लेगी, लेकिन दूसरे को नहीं देगी, समझे। सामान्य तौर पर महिला में ये गुण होता है, ये नेचर है उन लोगों का। और कुछ महिलाएं काफी अच्छी होती है, दयावान होती है। आप लोग तो बहुत दयावान हैं, आप लोग में कोई शक। सोइए नहीं चश्मा वाली, मुंह तोड़ देंगे। आप डेली चश्मा पहन के सोते हैं। इसको बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे, समझिएगा। एकदम चश्मा खोलिए के रखिए आप। सुनिए, तो अशोक जानते थे इस बात को कि हर चीज अशोक समझते थे। और अशोक ने अपनी पत्नी कारुबाकी को देखा, काफी दयावान है। उनके दयावान स्वभाव के कारण ही अशोक कारुबाकी से काफी ज्यादा प्रभावित था। और बताइए, अशोक अपनी पत्नी से प्रभावित था, एसएससी को क्या पूरा एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ दिया। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपको विश्वास नहीं है तो एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अशोक अपनी किस पत्नी से सबसे ज्यादा प्रभावित था? तो आंसर होगा कारुबाकी। क्या आंसर होगा? कारुबाकी। कारुबाकी आंसर होगा। इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन जीते हुए शासन प्रशासन करना, शासक बनने के बाद शासन प्रशासन करना शुरू किया। और ध्यान रहे कि अशोक गद्दी पर बैठा 272 ईस्वी पूर्व में, लेकिन राज्याभिषेक नहीं करवाया था। उस समय गद्दी प्राप्त करने के बाद राजा अपना राज्याभिषेक करवाता था, लेकिन अशोक ने राज्याभिषेक नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया तुरंत राज्याभिषेक? तो अशोक के जो पिताजी थे बिंदुसार, बिंदुसार तो अयोग्य ना साबित हुआ था, न हो। तो बिंदुसार के समय जो है अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह होने लगे थे, अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह होने लगे थे। तो जब अशोक शासक बना तो अशोक ने सबसे पहले यह तय किया कि हमें विद्रोह को दबाना है, हमें विद्रोह को सबसे पहले दबाना है। अशोक गद्दी पर बैठते ही अपने पिता के द्वारा समर्पित साम्राज्य में जगह जगह हो रहे विद्रोह को अशोक ने सबसे पहले दबाया। सबसे पहले जगह जगह हो रहे विद्रोह को अशोक ने दबाया। और जब
विद्रोह दबा दिए गए, तब अशोक को लगा कि अब राज्याभिषेक का उचित समय आ गया है। तो विद्रोह को दबाने में 2-3 साल लगा था, 2-3 साल जो है विद्रोह को दबाने में लगा था। और फिर अशोक विद्रोह को दबाए, और विद्रोह को दबाने के बाद जो है अपना शासन प्रशासन करने लगे। अशोक का राज्याभिषेक अगर हम देखें तो अशोक का राज्याभिषेक जो है आपको 269 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग, किस पर आक्रमण किया? कलिंग। और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी कलिंग की चर्चा हुई है। जब आप मानचित्र में देखेंगे तो जो कलिंग है, कलिंग ओडिशा में पड़ता है। कहां पड़ता है? ओडिशा। ओडिशा में कलिंग पड़ता है। और आप याद कीजिए, हमने आपको इससे पहले बताया है किसने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में है? महापदम नंद ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। और महापदम नंद मतलब नंद वंश का शासन, और महापदम नंद के बाद शासक बना था घनानंद, और घनानंद से सत्ता किसने छीना था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ओडिशा का कलिंग था, ओडिशा का कलिंग था। लेकिन जब बिंदुसार शासक बने थे तो बिंदुसार के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था। बिंदुसार के समय क्या हो गया था? कलिंग स्वतंत्र हो गया था। तो अशोक को लगा ये तो हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है कि अगर हम कलिंग को जीतकर मिला लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अब आप स्वयं इस बात को सोचिए, अपने स्तर पर सोचिए। मान लिया जाए कि आपके पिता, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी समझाने के लिए बोले, आपके पिता कभी नालायक हो नहीं सकता, ठीक है, पिता कभी नालायक नहीं हो सकता। लेकिन मान लिया जाए आपके पिता जो है नालायक निकल गए, और अगर आप अच्छे पुत्र हैं, अगर आप अच्छे पुत्र हैं तो अच्छा पुत्र का क्या काम होगा? अपने पिता के द्वारा गलत सलत किए गए को सुधार करना। अच्छे पुत्र का यह काम होगा। वही अगर पुत्र नालायक है, पिता 1 गुना है तो पुत्र 100 गुना हो जाएगा। मतलब अब पिताजी, मान ले, इसको ऐसे समझिए, पिताजी शराब पी रहे हैं तो क्या हम भी शराब पीना शुरू कर देंगे? ना। एक तो सबसे पहले स्वयं नहीं पिएंगे और पिताजी को भी समझाएंगे कि शराब पीना गलत है, लीवर किडनी उडनी सब खराब हो जाएगा, आपका फेफड़ा उपड़ा सब खराब हो जाएगा, मत पिए। समझ गए? तरीका से समझाएंगे। तो अशोक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, साम्राज्य का भूखा था। देखिए कुछ विद्यार्थी जो होता है ना, कुछ चीज का, जैसे कुछ विद्यार्थी किताब का बड़ी भूखा होता है, ठीक है, कुछ विद्यार्थी पढ़ने का बड़ी भूखा होता है। जैसे हमने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है पढ़ने का बड़ी शौकीन, बड़ी भूखा, जो किताब कह दिए कर लेना है, मतलब कर लेना है। सबसे पहले हॉस्टल जब आंशिक चलाए थे 50-60 को विद्यार्थी, उसमें सिर्फ लॉकडाउन के समय में मतलब सिर्फ पढ़ने का व्यवस्था किए थे एक लॉज में। लॉकडाउन के समय में उसमें जो 40-50 लड़का था ना, क्या बताया हम आपको, वैसा लड़का मिलना मुश्किल है जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है अथी में, क्या कहते हैं अभी 2446 वाला, जिसका पीओपी होने वाला है, उस बैच की हम बात कर रहे हैं। पढ़ने का भूखा था, भूखा, समझिए, भूखा था, एकदम बहुत भूखा था। अगर एगो बुक दे देते थे ना, जैसे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक दिए, कह दिए 1 सप्ताह में रट जाना है, इतना मोटा बुक है, इतना मोटा बुक है, उससे मतलब नहीं होता था। उस सबको कह दिए रट जाना है, रट जाता था विद्यार्थी, उसको कहा जाता था। वो सब मेरा गोल्डन विद्यार्थी था जी, समझ गए? एकदम, हम क्या बोले आपको, हमारे आदेश को जो है ना,
शब्दशः पालन करता था, शब्दशः। अगर बोल दिए सुबह 8 बजे आना है तो 8 बजे आएगा, रात में 9 बजे जाना है तो रात में 9 बजे जाएगा। और इसलिए था तो विद्यार्थी शुरुआती दौर में 70, लेकिन इतना टाइट रूल रेगुलेशन था, 45-50 को लगभग में बचा था, उसमें 40 के आसपास का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हुआ था। समझे? आप पता कर लीजिएगा, उस बैच का भी पीओपी होने वाला है अब कुछ दिन में, बस वो लोग जो है निकलने वाला है अब। समझ गए? वो सब हीरा विद्यार्थी था, वो सबको याद करके दिल को तसल्ली मिलता है और सुकून महसूस होता है कि हाँ ऐसा भी विद्यार्थी मेरा रहा है। समझ गए? और आप लोग तो पता नहीं, आप लोग वैसे नहीं हो सकते हैं। हम लिख करके ये बात दे सकते हैं, लिख करके हम ये बात दे सकते हैं। अरे हमको वो भी दिन याद है जिस रोज मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, फिर भी हम जबरदस्ती बोल रहे थे, लेकिन आप लोग कितना सुन रहे थे वो हमको भी पता है। समझ गए? कितना आप हमारी बातों को माने थे वो भी बात हमको पता है। तो आप लोग की तुलना उससे तो कभी हो ही नहीं सकती, ये बात तो हम आपको लिख करके दे सकते हैं। समझ गए? उन लोग को मार देंगे एक झापर, अभी भी ट्रेनिंग करके आ रहा है ना, अगर आ गया बाहर तो अबे करेगा, अगर उन लोग को मार भी देंगे ना एक झापर, तो औकात न है कि आंख से आंख मिला करके देखेगा। ऐसा विद्यार्थी था, लड़का हो या लड़की। समझ गए? हर की बात हम कर रहे हैं, इतना लाज शर्म उन लोग के भीतर था। समझ गए? वैसा विद्यार्थी मिलना मुश्किल है। समझ गए? समझे? तो खैर छोड़िए, हाँ आइए। तो यहां पर हम आपको यह बात समझा रहे थे कि, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो लोग जो है निकलने वाला है, और सब उसमें से जो है 20-30 लड़का लड़की, 2-4-5 गो लड़की और लगभग 15 से 20 के आसपास लड़का, सब अभी से मैसेज करने लगा है कि सर अप्रैल में बीपीएससी बैच जरूर लाइए, हम लोग करेंगे, हम लोग कोई करे नहीं करे, हम लोग आपके दिशा, आप सिर्फ दिशा निर्देश दीजिएगा ना। और उन लोगों को दिशा निर्देश देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमको पता है वो सब एकलव्य है मेरा। समझ गए? एकलव्य, वो सब मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इतना विश्वास है हमको अपने विद्यार्थी पे। समझ गए? और 2446 वाला बैच की हम बात कर रहे हैं, 2213 वाला भी ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना 2446 वाला था। 2446 वाला हीरा था, हीरा। समझ गए? चलिए, तो अब आइए यहां पर, अशोक सबसे पहले विद्रोह को दबाया, और फिर अशोक कलिंग का अभियान किया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का अभियान किया। कलिंग ओडिशा में पड़ता है। कलिंग का अभियान अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में किया। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग का अभियान किया। कलिंग अशोक के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था। जो कलिंग था वो अशोक के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था। एक तो ये बात थी। दूसरी बात कि कलिंग जो था हाथी के लिए जाना जाता था। कौन चीज के लिए? हाथी। कौन चीज के लिए? हाथी। कलिंग हाथी के लिए जाना जाता था। और कलिंग देखिए समुद्र तट पर है, ओडिशा समुद्र तट पर है ना, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका काफी ज्यादा महत्व था, क्योंकि उस समय जो व्यापार होता था उस समय व्यापार जलमार्ग से होता था। कौन मार्ग से? जलमार्ग। तो कलिंग का व्यापारिक महत्व, सामरिक महत्व तो था ही, कलिंग अशोक के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी था। और कलिंग हाथी के लिए प्रसिद्ध था। कौन चीज के लिए प्रसिद्ध था? हाथी। कलिंग हाथी के लिए प्रसिद्ध था। और हाथी का उपयोग जो है उस समय युद्ध में होता था। कौन चीज में होता था? युद्ध में। हाथी का उपयोग उस समय युद्ध में होता था, युद्ध में होता था। अशोक जब कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग के शासक थे नंदराज। क्या था? नंदराज। कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। नंदराज था, नंदराज। कलिंग के शासक नंदराज। कलिंग के शासक नंदराज को अशोक ने पराजित किया। और नंदराज, नन स्वा दो राजो, नंदराज, अशोक ने
नंदराज को पराजित किया, कलिंग पर कब्जा किया, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अशोक को एक साम्राज्य विजेता शासक के तौर पर याद किया जाने लगा। लेकिन कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, बहुत खून बहा था, बहुत ज्यादा खून बहा था कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध में भारी खून बहा था। अशोक इस कलिंग अभियान पर स्वयं गए हुए थे। अशोक इस कलिंग अभियान पर स्वयं गए हुए थे और अशोक ने भारी रक्तपात को देख उनका हृदय विचलित हो गया। हृदय विचलित हो गया। उनको लगने लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, मतलब निर्दोष सैनिकों को मारकर एक क्षेत्र को हथियाने के लिए निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इस भारी रक्तपात ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। इस भारी रक्तपात ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और अशोक इस युद्ध के दौरान ही भेड़ी घोष के जगह धम घोष की घोषणा किया। भेड़ी घोष के जगह धम घोष, भेड़ी घोष के जगह धम घोष, धम घोष की घोषणा किया। भेड़ी घोष के जगह धम घोष की घोषणा किया। और अब बताते हैं, वही तो बता रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, वही तो बताएंगे यहां पर। भेड़ी घोष, भेड़ी घोष मतलब भौतिक, भौतिक, भौतिक मतलब युद्ध करके, फिजिकली, फिजिकल मतलब युद्ध करके, युद्ध करके क्षेत्र को जीतना मतलब भेड़ी घोष। भौतिक रूप से क्षेत्रों को जीतना, युद्ध करके क्षेत्रों को जीतना मतलब भेड़ी घोष। और भेड़ी घोष की जगह उन्होंने धम घोष। धम घोष मतलब धर्म के माध्यम से बात करके, बात करके, समझा करके क्षेत्र को जीतना, धम घोष, धम घोष। यानी अशोक ने यह घोषणा किया कि अब हम भौतिक रूप से युद्ध करके किसी क्षेत्र को ना जीतेंगे। ये मानवता को शर्मसार करता है। हम धार्मिक तौर पर क्षेत्रों को जीतेंगे, राजाओं से बात करेंगे और उसको कहेंगे कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कीजिए। उनको स्वीकार करना होगा स्वीकार करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। और अशोक की जो ये नीति है, कुछ इतिहासकार कहते हैं अशोक के इस नीति के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के इस नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगर अशोक इस नीति को नहीं अपनाते और अशोक जिस रूप में गद्दी प्राप्त करने के समय थे कि अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त कर लिया, अगर अशोक उस रूप में हमेशा रह जाते ना, तो अशोक चाइना छोड़िए, उत्तरी ध्रुव, श्रीलंका छोड़िए, दक्षिणी ध्रुव, इतनी सैन्य योग्यता थी अशोक में। मतलब अशोक विश्व विजेता बन सकता था। इतनी काबिलियत थी, इतनी सैन्य योग्यता थी, इतनी सैन्य क्षमता थी अशोक में। लेकिन कलिंग युद्ध के भारी रक्तपात ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया और वे शांति प्रिय शासक हो गए। और इतिहास उन्हें हिंसक शासक के तौर पर याद नहीं करता है। आप ध्यान में रखेंगे, इतिहास अशोक को, रामचरण शर्मा को आप पढ़ेंगे, इतिहास उन्हें हिंसक शासक के तौर पर याद नहीं करता है, बल्कि इतिहास उन्हें अहिंसक शासक के तौर पर याद करता है। और रामचरण शर्मा गुप्त साम्राज्य में लिखते हैं, समुद्रगुप्त का ठीक विपरीत अशोक था। अगर आप समुद्रगुप्त के विषय में आगे जाकर के पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी था, युद्ध के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों को जीत रहा था। युद्ध करके, फिजिकल ढंग से युद्ध कर करके समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। लेकिन अशोक ऐसा नहीं कर रहे थे।
अशोक ऐसा नहीं किया। अशोक अपने शासन के शुरुआती दिनों में, शुरुआती दौर में ऐसा किए, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है, जो अपनी अहिंसक नीति थी, अहिंसावादी नीति थी, उसको अशोक ने अपना लिया। और अशोक को अहिंसावादी शासक के तौर पर ही याद किया जाता है। अशोक को अहिंसावादी शासक के तौर पर, ठीक है, बन रहा था ये, देखिए काम चल रहा था, ठीक है। ये तो हम आप लोग के, स्पेशली आप लोग के बैच के लिए, और हमको लगता है अभी होली तक सिर्फ आप ही का बैच चलेगा यहाँ पर। हम सोचे थे सब दरोगा बैच को लेकर के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी पूरा सब सुविधा है नहीं, तो अभी जो है सिर्फ आप ही के बैच को, कम से कम इस स्थिति में तो हम लोग आ गए ना कि हम लोग आपस में मिल करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत ये करके, इस स्थिति में तो है ना क्या। धीरे धीरे सब सुविधा मिल जाएगा। देखते ना है कि अगर आप पहली बार ससुराल गए तो थोड़ा दिक्कत होगा, दूसरी बार गए तो थोड़ा सा कम दिक्कत होगा, और तीसरी चौथी बार में तो पूरा खुलिए जाते हैं, तब तो लगता है अपने घर है, समझे। तो एक सप्ताह दिक्कत है, एक सप्ताह के बाद सब लोग सैचुरेटेड हो जाइएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। अभी नया सिस्टम, नया क्लासरूम है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे वहां पर आपको दिक्कत नहीं होता था, एक सप्ताह आप थोड़ा सा कीजिए बर्दाश्त, ठीक है। क्या हुआ, हो गया, चलिए। तो कहां थे हम लोग? तो कलिंग युद्ध बता दिए, चलिए। और अशोक के अभिलेख के विषय में बता रहे थे हम आपको, और अशोक के अभिलेख के विषय में विस्तार पूर्वक चीजों को हम लोग देखेंगे। तो अशोक के जो अभिलेख थे, वे जो भारत से मिले हैं, जो भारत से मिले हैं, उसमें जो है आपको प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जो पाकिस्तान से मिले हैं, खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। और जो अफगानिस्तान से मिले हैं, ग्रीक और अरमाइक लिपि, ग्रीक और अरमाइक। और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम, अशोक के अभिलेख को खोजने का काम सर्वप्रथम पादरेटी फेनथेलर ने किया। पादरेटी फेनथेलर ने 1750 में अशोक के अभिलेख को खोजा, और उसको पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे, यानी ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप। और ब्राह्मी लिपि ही नहीं, ब्राह्मी लिपि के साथ साथ आज तक तो यह पूछा है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली है, लेकिन ब्राह्मी लिपि के साथ साथ जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि को पढ़ने में भी सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है, जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। और ध्यान रहे आपको कि जो ब्राह्मी लिपि है वो इधर दायां से बायां लिखा जाता है, और जो खरोष्टी लिपि है ये दायां से बायां, दायां से बायां। देखिए इधर क्या होगा, दायां होगा ना जी, इधर क्या होगा, यहां पे दायां ना, हाँ दायां, सॉरी दायां, हाँ हाँ जो लिखते हैं, हाँ 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 ये भी बात कह सकते। उल्टा हो गया, देखिए इधर क्या होगा, बायां ना जी, बायां, लेफ्ट ना, बायां यानी लेफ्ट, और इधर राइट, सही है। चलिए, तो हम लोग जो ब्राह्मी लिपि, हम लोग ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप देवनागरी है। देवनागरी कुछ अलग नहीं है, ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप है देवनागरी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है देवनागरी लिपि किस लिपि का आधुनिक रूप है, तो ब्राह्मी का। किसका? ब्राह्मी। ब्राह्मी का आधुनिक रूप कौन है? देवनागरी। और ब्राह्मी और देवनागरी लिपि जो है बायां से दायां लिखा जाता है,
बायां से दायां। और जो खरोष्टी लिपि है और जो अरबी लिपि है, खरोष्टी लिपि अरबी लिपि, ये दोनों लिपि जो है दायां से बायां, दायां से बायां। तो याद रखिएगा ये सब बात, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया? एक बार अशोक को थोड़ा सा जो है यहां तक पढ़िए, तो एक दो पेज हमको लगता है पढ़ना होगा, एक पेज आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा पढ़िए तो फिर याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पढ़िए तो। क्या हुआ दीदी जी लोग? क्या क्या हुआ? आगे कहां जाएगी हो? पढ़िए भाई जी लोग। कलिंग युद्ध तक पढ़िए ना, कलिंग युद्ध तक पढ़ लिए, कलिंग युद्ध तक पढ़ लिए। आइए एक बार इतना याद कर ले हम लोग, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बताइए अशोक का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? 304 ईस्वी। और अशोक को अशोक कहा जाता है कौन कौन अभिलेख में? मॉस्की और मॉस्की कहां? कर्नाटक। मॉस्की कहां? मॉस्की नेट्टूर कर्नाटक, उदयगोलम कर्नाटक, मॉस्की नेट्टूर उदयगोलम, मॉस्की नेट्टूर उदयगोलम, गुर्जरा मध्य प्रदेश, गुर्जरा गुर्जरा। और अशोक को मगध सम्राट कहा जाता है, हाँ या ना? किसमें अशोक को मगध सम्राट? भाब्रू या अशोक को मगध सम्राट किसमें कहा जाता है? भाब्रू या बैराट? ये कौन राज्य से मिला है? कौन राज्य से? राजस्थान न हो। अच्छा, अशोक को किस बौद्ध ग्रंथ में करमौली कहा गया है? किस बौद्ध ग्रंथ में करमौली? पुराण में अशोक को क्या कहा? पुराण में अशोक को क्या कहा? अच्छा, प्रथम भारतीय शासक कौन हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया? कौन? प्रथम भारतीय शासक कौन हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया? कौन हुए? अशोक हुए, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए कौन सा नाम आया? कौन सा नाम आया है? अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए कौन सा नाम आया है? अच्छा, अशोक गद्दी तो 272 ईस्वी पूर्व में प्राप्त कर लिया था, क्या उन्होंने राज्याभिषेक करवाया? नहीं ना करवाया था। तो अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? कब करवाया? और अपने राज्याभिषेक के केमे वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा? 8वें वर्ष। अपने राज्याभिषेक के केमे वर्ष कलिंग का युद्ध? केमे वर्ष? 8वें वर्ष ना। यानी कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी। अच्छा, 261 ईस्वी पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग की राजधानी कहां? तोसली। कलिंग की राजधानी। और कलिंग के शासक नंदराज। कलिंग के शासक, कलिंग के शासक नंदराज हुए न हो। और अशोक ने कलिंग को जीतकर मिला लिया न। और कलिंग हाथी के लिए प्रसिद्ध था न हो, अब व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था न हो। और फिर अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान ही किसकी घोषणा की है? भेड़ी घोष के जगह। और इसके बाद अशोक ने अहिंसक नीति अपना ली। कौन सी नीति अपना ली? कौन सी नीति अपना ली? और फिर शासन प्रशासन करने लगे। और इसके बाद आगे बताइएगा कि
अशोक की अगर बात की जाए तो अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की है? हाँ, पादरेटी फैंथेल। पादरेटी, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की है? पादरेटी फैंथेल। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली है? जेम्स प्रिंसे। और एक बात, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफल, ब्राह्मी लिपि, अच्छा, ब्राह्मी लिपि का आधुनिकतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि का आधुनिकतम रूप क्या है? देवनागरी ना हो। चलिए, और इसके बाद ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जा, किधर से किधर? और खरोष्टी अरबी, वही बात है, ठीक है, इतना बात क्लियर। चलिए अब सुनिए, देखिए, सुनिए, कुछ बात समझाते हैं। देखिए, हाँ टाइम हो गया है, ठीक है, हाँ टेस्ट भी होगा, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हो तो आप लोग सुनवे नहीं करते हैं, दिक्कत यही ना है, ठीक है। अब पहले होमवर्क की बात करते हैं, ठीक है, होमवर्क की बात करते हैं। दीजिए तो होमवर्क। घटना चक्र में होमवर्क क्या दिए थे? राज्यपाल ना, हाँ, मिठाई आया, आ गया, सबको हो जाएगा ना, ठीक है, लेते आओ। देखिए, ई क्लासरूम में आए हैं, मन मीठा कर रहे हैं, ठीक है, मन मीठा करवा रहे हैं, तो इसलिए मन आप लोग का मीठा रहे, ठीक रहे। सुनिए, अरे सुनिए ना महाराज, सुनिए, ऐसा करना है कि देखिए, बाहर में अगर बटमाएंगे तो बाहरियों आकर के ले लेगा। और देखिए, दिक्कत हर जगह है, जैसे महात्मा बुद्ध के हैं पूरा संसार दुखी है, ठीक है, दिक्कत तो हर जगह है, क्लासरूम में बंटवाते हैं क्या? एक तरफ से क्या? लेकर के आ जाइए मिठाई, लेकर के आ जाइए, आप लोग बैठिए, जो क्लासरूम में बैठे रहिएगा सबको देंगे, जो क्लासरूम में खड़ा होइएगा नहीं देंगे। चलिए होमवर्क पूछते हैं, आइए ना, होमवर्क का जवाब दीजिए ना महाराज। होमवर्क कर रहे थे, तो कौन कौन लोग कर रहे थे ईमानदारी से? मम्मी कसम, मम्मी कसम कौन कौन कर रहे थे? गिरा लीजिए। इसमें राज्यपाल था ना, चलिए राज्यपाल 27 नंबर। इसके बाद जो है आगे है राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। अगला आपको करना है 28 नंबर, राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। ये वाला बुक से दे रहे हैं, ठीक है। अब राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए खड़ा होइए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के। चश्मा वाली उठिए, कहां थे आप इतना दिन से? आप ही को खोज रहे हैं हम। हाँ बोलिए। भारतीय संविधान, देखिए क्या गिरा, उठाइए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? 157 न योग्यता है, 157। नियुक्ति 155 होगा, नियुक्ति 155, योग्यता 157, योग्यता 157। बैठिए, उधर है, उठिए तो उधर, अरे चश्मा वाली उधर उठिए, उठिए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। बैठ जाइए। अरे चश्मा उधर, रेड शर्ट, उठिए। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि, राज्य के संचित निधि। इधर उठिए, उधर उधर, हाँ।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की शक्ति? 213। इतना में क्या होगा? इतना में हो जाएगा? इतना में हो जाएगा? कहां से होगा? जाइए और लाइए महाराज। एक एक देना है, एक एक देना है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए, अभी जो है पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, ठीक है। हम आए तो हम बोल दिए, लेकिन आप भरोसा रखिए कि होली में जो है ना आप लोग को भोज खिलाएंगे, ठीक है, भोज खिलाएंगे, ठीक है। अभी जो है एकाएक जो है प्लानिंग बना है यहाँ आने के बाद। अभी तो एक एक भी मिल जाए तो हमको लगता है बहुत। देखिए, एक जगह से मिठाई नहीं उठाया गया है, यहाँ पर इस एरिया में जितना भी लड्डू था सारा उठा लिया गया, समझिए। अब प्रिंस को पूछिए ना, एक देना है कि 2? प्रिंस को पूछे हैं, पूछ ली। अच्छा दिलवाई 2 हाँ 2 ही हम बोले, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। चलिए, अगला होमवर्क किसमें दे दिए है ना? चलिए, और क्या है? अच्छा, आप लोग के बैच में तो याद नहीं करवाते हैं? करवाते हैं? अरे नहीं जी, हम याद करवाते हैं। नहीं, दरोगा दूसरा बैच में हम याद करवाते हैं। आप लोग के बैच में भी हम याद करवाएंगे। क्या अभी दे रहे हैं इसमें से? कोलम ना, नदी। अच्छा, नदी हो गया है ना? नदी हो गया। चलिए, नदी के बाद जो है इसमें ज्योग्राफी ना लेकर के चल रहे हैं। नदी के बाद जो है इसमें है आपको झील। क्या है? झील है, समझ गए। और एगो कॉलम है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, समझ गए। इसको 1 मिनट में हम आपको समझा दे। ऐसे आज डेली टेस्ट में भी ये बात समझाने वाले हैं। डेली टेस्ट में भी यहां से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और अब जो है ना सुनिए, इसमें जो हम आपको कॉलम और देते हैं ना, वो चीज हम समझा करके याद करवा के आपको भेजेंगे, समझा करके याद करवा के भेजेंगे। इससे होगा कि और अगले क्लास में हम पूछेंगे उठा करके, समझ गए। तो इस बुक का जितना कॉलम है ना, कॉलम में सब महत्वपूर्ण फैक्ट सब है, तो उसको जो है याद कर जाना है। तो 1 मिनट में ये नदी वाला कॉलम जो है वो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग 1 सेकेंड में समझ जाइएगा। आप कुछ ना है उसमें, वो बहुत बड़ा चीज ना है। देखिए समझाते हैं 1 मिनट में। देखिए देखिए समझिएगा यहां पर, और देखिए देख करके याद कर लीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड, कौन राज्य आपको? उत्तराखंड। उत्तराखंड पर आइएगा। उत्तराखंड में एक है, उत्तराखंड में एक है आपको संतोपत हिमानी। क्या है? संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से जो है ना अलकनंदा नदी निकलती है। कौन नदी? अलकनंदा। ये कौन नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी है। अब इस अलकनंदा नदी से आकर धौली गंगा, पिंडार, नंदाकनी, मंदाकनी, भागीरथी, ये तमाम नदियां मिलती है, ठीक है। तो अब इन नदियों में जो है एक है आपको भागीरथी। उत्तराखंड में एक गौमुख हिमानी है, और ये जो गौमुख हिमानी है, इस गौमुख हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी आगे चल करके जो है अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा से जहां मिलती है इसे हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। और जब देव प्रयाग में ये नदियां आपस में मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो इसी दोनों नदी की संयुक्त धारा को आगे चलकर हम लोग कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं? गंगा। तो यहां पर एक बात, भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
और भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को देव प्रयाग के बाद क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इतना बात याद हुआ? तो देव प्रयाग में कौन कौन सी दो नदी मिलती? देव प्रयाग में कौन कौन सी दो नदी मिलती? भागीरथी और क्लियर। फिर इसके बाद अब देखिएगा, यहां पर आपको एक है बद्रीनाथ, यहां से निकलती है मंदाकिनी। कौन निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकलती है और मंदाकिनी नदी आगे आकर के अलकनंदा से मिलती है और मंदाकिनी जहां आकर के अलकनंदा से मिलती है इसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? तो रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? अलकनंदा और रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? अलकनंदा और क्लियर हुआ? देव प्रयाग बराबर अलकनंदा और रुद्रप्रयाग बराबर अलकनंदा और ये बात याद हुआ? चलिए, ये दोनों याद हो गया ना? इसको मिटा देना, अब भूलिएगा ना पक्का? चलिए, अब इसके बाद संतोपत हिमानी से अलकनंदा, ये अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा। अब निचले हिस्सा से जो है अलकनंदा से एक नदी मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा नदी। अलकनंदा से धौली गंगा जहां पर मिलती है इसको कहते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा से धौली गंगा नदी जहां पर मिलती है वो कौन सा प्रयाग? कौन सा प्रयाग? फिर इसके बाद अलकनंदा से मिलती है नंदाकिनी। कौन मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है और इसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। और फिर अलकनंदा से मिलती है पिंडार। कौन मिलती है? पिंडार। और अलकनंदा से पिंडार जहां पर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि विष्णु प्रयाग बराबर अलकनंदा और धौली गंगा, नंद प्रयाग मतलब अलकनंदा और नंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग मतलब पिंडार और अलकनंदा। पिंडार और मतलब एक तरफ तो अलकनंदा ही है, सिर्फ दूसरे तरफ का नहीं याद रखना है। बात समझ में आया? तो याद हुआ? पक्का? अच्छा, पहला वाला दूगो बताइए तो पहला वाला देव प्रयाग, भागीरथी और रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और क्लियर। इसके बाद विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, पक्का? भगवान कसम। कोई सुनेगा तो कहेगा कितना कसम खिलाता। आइए अब झील वाला याद करते हैं, ठीक है? 1 मिनट। तो ई वाला कॉलम याद हो गया ना? और कल पूछेंगे नहीं आया तो नानी याद हम दिला देंगे एक तरफ से, समझ गए? झील 1 मिनट में, चैप्टर नंबर 4 है इसमें, ठीक है? बस झील जो है ना, झील में देखिए मुख्य तौर पर जो है ना, झील तो हम आपको पढ़ाएंगे भी, वहां पर समझाएंगे अनूप झील क्या है, विवर्तनिकी झील क्या है, हिमानीकृत झील क्या है, तो वहां पर समझाएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात को हम लोग देख लेते हैं, कौन झील जो है किस राज्य में है, कौन झील किस राज्य में। क्लियर है? 1 मिनट में देख लें। डल झील, बुलर झील, बेरीनाग, मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन,
क्लियर हुआ? डल, डल, बूलर, बेरीनाग, मानसबल, मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन। चलिए आगे। इसके बाद सात ताल, सात ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, खुरपाताल, सांभर, 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 राजसमंद, राजसमंद, पिछौला, पिछौला, लुनकर नसर, लुनकर नसर, जायसमंद, फतेह सागर, डिंडवाना, डिंडवाना, लोकटक, 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 पुलिकट, तमिलनाडु और पुलिकट, पुलिकट, हुसैन सागर, हुसैन सागर, कोलेरू, 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 चिल्का, चिल्का, लोनार, 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 बेम्बानड, बेम्बानड, अष्टमुडी, अष्टमुडी, पेरियार। याद हुआ? एक बार फिर से। अष्टमुडी, बेम्बानड, पेरियार, पेरियार, लोनार, लोनार, हुसैन सागर, हुसैन सागर, कोलेरू, कोलेरू, पुलिकट, आंध्र प्रदेश और पुलिकट, चिल्का, चिल्का, लोकटक, 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 राजसमंद, सांभर, जायसमंद, डिंडवाना, सात ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, देवताल, नागिन, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कल के क्लास में पूछेंगे और कल के क्लास में फिर पूरा जलप्रपात याद करवा देंगे। ठीक है? तो इसका कॉलम बाद बाकी तो ज्योग्राफी पढ़ेबे करेंगे। ठीक है? चलिए, होमवर्क यही है जो याद करवाए हैं। क्लियर है? और देखिए सुनिए, आगे जो है अब तो क्लासरूम यहां आ गया है, यहीं पर होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। और ऑनलाइन वाले लोग जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत अभी मिलेगा, समझ गए? तो आपको जो है हम दूर कर देंगे 1 से 2 दिन में। 1 से 2 दिन आप कंप्रोमाइज कीजिए, समझ गए? और इसके बाद सुनिए, आगे जो है हमारा विद्यार्थी है एक विनय दुबे। ठीक है? विनय दुबे टेस्ट का विद्यार्थी है, समझ गए? और नोट सब लेकर के पढ़ा था। वो बोला कि हम तैयारी के दौरान जो है ना कुछ भी तो 25 से 30 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, समझ गए? तो मेरा लक्ष्य है आगे इस सेंटर पे आ गया है, और इसमें बिहार दरोगा का ही 3 बैच चलेगा। ठीक है? बिहार दरोगा का ही 3 बैच चलेगा। तो अब आपको जो है 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा देना है। ठीक है? 20, 25 हजार, 30 हजार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा देना है। तो उसके लिए जो है आगे प्लानिंग कर रहे हैं, और हमको लगता है कि 1 मार्च से शुरू कर देंगे। और अगर 1 मार्च से शुरू नहीं किए ना तो होली के बाद तो फिक्स है शुरू होगा ही, समझ गए? 1 मार्च से, होली के बाद। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा। चलिए, तो अब जो है इतना ही। और ऑनलाइन वाला लोग बोल रहा है सर लड्डू दिखाइए। देख, बगल में केसर स्वीट्स है, हम भी पहले यहाँ पे नाश्ता करते थे स्टूडेंट लाइफ में। अब तो टाइम ही नहीं मिलता है, बढ़िया देता है नाश्ता। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए तो दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। चलिए, जो भी हमारे संस्थान के सहयोगी सदस्य है और ईमानदारी बनिएगा, क्योंकि देखिए जो विद्यार्थी है उसी के अनुसार लाया गया है। कोई 4 को खा लीजिए, किसी को 1 को नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप लोग बड़ी बदमाश है, आप लोग का मन मीठा कर रहे हैं ताकि हमेशा आपका मन मीठा रहे, समझ गए? तो पहले लड़की से देना शुरू कीजिए, ठीक है? और सुनिए, बढ़िया से दीजिएगा, बढ़िया से बांटना है। एक तरफ से सब लोग जो है 2-2 देना है, 2-2 देना है, 2-2 देना है, ठीक है?
रुकिए, इधर सुनिए, कर्तव्य इधर दीजिए। अब लड़की को दे रहा है, वो देने दीजिए। ठीक है, इधर दीजिए। हीरो उधर जाइए, उधर वो वाला लाइन में। ठीक है, एक तरफ से सबको मिलेगा, सबको रसगुल्ला, सबको लड्डू मिलेगा, सॉरी सबको लड्डू मिलेगा। अरविंद जी, अरविंद जी क्या कहते हैं, इधर से दीजिए ना। ठीक है, सब लड़कियों को दीजिएगा, सब लड़कियों को दीजिएगा, लड़का को भी दीजिए। खुश रहिए, बैठिए बैठिए, यहीं पर बैठिए 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 बैठिए, लड्डू खा लीजिएगा तब जाइएगा। एक तरफ से देना है, यहां से दीजिए ना, यहां से एक तरफ से दीजिए। क्या हुआ? हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। अरे आप लोग खा लिए, हम खा लिए, आप लोग खा लिए, हम खा लिए। रुकिए ना, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, खा रहे खा रहे, खाइए खाइए, अरे खाइए ना। हो गया, हो गया। एक तरफ से दीजिए, सबको मिलना चाहिए। दिए। नहीं जी, टेस्ट होगा, है थोड़ा सा दिन, थोड़ा 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 हो गया। ऑनलाइन काट दीजिए आप।